नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे खास डिबेट शो महाबहस। मैं हूं दीपिका सिंह। 1995 के बाद सपा बसपा का रिश्ता किसी से छिपा नहीं रहा, लेकिन तब से लेकर अब तक तो गंगा और गोमती में भी बहुत पानी बह चुका है। लिहाजा करीब 25 साल बाद सूबे की सियासत में नई इबारत गढ़ती दिख रही है। सपा और बसपा दुश्मनी भुलाकर दोस्तों की गांठ बांधने वाली है। वहीं 2019 को लेकर बीजेपी ने भी अपने तेवर और तैयारियां दिखा दी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए 2014 की परफॉर्मेंस दोहराना आसान है और क्या अखिलेश मायावती की जोड़ी मुलायम सिंह और कांशीराम जैसा करिश्मा कर पाएंगे। सपा बसपा की प्रेस होगी। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना है। 2019 के आम चुनाव के लिए खास फॉर्मूले के खोज में लगे तमाम सियासी दल अब अपनी नीति और रणनीति को धार देने में लग गए हैं। सपा बसपा के राजनीतिक रिश्ते को लेकर जो किस्से कहानी और कयास लगाए जाते रहे थे, उत्तर प्रदेश के सियासी कैनवास पर उस किरदार का ऐलान कल हो सकता है। देखिए, कल सपा बसपा की प्रेस होगी, उसमें बहुत सारी जानकारी होगी, मिलेगी, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। हम लोग कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सीख करके कैसे सामान्य विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के काम करें, उस पर काम चल रहा है। करीब 25 साल बाद बन रहे सियासी योग में सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती शनिवार को साझे मंच से मीडिया के माइकों पर 2019 के लिए बनने वाले सियासी संबंधों के पत्ते खोलेंगे। चलिए 2019 से पहले चुनावी पन्नों को पलट कर देखते हैं, वोट के पलड़े में कौन कितना वजनदार रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 11.63%, बीजेपी को 15% वोट मिले थे। वहीं सपा के 29.16 और बीएसपी के 25.92% वोट को मिलाकर देखें तो दोनों को 55.08% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 7.50, बीजेपी को 42.30% वोट मिले थे। यहां सपा के 22.20 और बीएसपी के 19.60% वोट का वजन 41.08% होता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6.2%, बीजेपी को 39.7% वोट मिले थे। तब सपा के 22% और बीएसपी के 22.2% वोट का गठबंधन 44.02% रहा था। 2014 में जितनी सीटें पाई थी उससे कम सीट किसी भी स्थिति में बीजेपी की नहीं आएगी। एक जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है। देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीति का रणक्षेत्र शिद्दत से सज रहा है। मिशन 2019 के सिलसिले में बीजेपी ने अपने शामियाने सजा दिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंथन में पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक सभी ने जीत का मंत्र दिया। यूपी से 73 के बजाय 74 सीटों के टारगेट में निशाने पर गठबंधन भी आया। गठबंधन 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 क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। बहरहाल 2019 के रणक्षेत्र में जहां सपा बसपा अपने गठबंधन को आखिरी रूप देने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस कड़ी में अपनी कमर कस ली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस दंगल में किसका दांव ज्यादा दमदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हमेशा की तरह आप @महाबहस पर हमें वोट करते रहिए, हमें ट्वीट करते रहिए। आपके वोट का हमें इंतजार रहता है। महाबहस में आज के सवाल की हम बात कर लेते हैं। क्या सपा बसपा का गठबंधन रोक पाएगा मोदी का रथ? तो आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या सपा बसपा का गठबंधन रोक पाएगा मोदी का रथ? आप @महाबहस पर ट्वीट कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो चर्चा के लिए आज का पैनल हमारे साथ मौजूद अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ ही हैं अमित पुरी बीजेपी नेता, शुचि विश्वास हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, अनिल दुबे हैं प्रवक्ता आरएलडी, अवधेश वर्मा दलित चिंतक हैं, सिद्धार्थ कलहंस हैं वरिष्ठ पत्रकार और विक्रम राव है समाजवादी विचारक। आप सभी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी, क्या लगता है 23 साल पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक बार फिर से गठबंधन हो रहा है, सूबे में एक नई बयार बहने की कोशिश, लेकिन ना तो 93 जैसी बीजेपी रही और ना ही मुलायम और कांशीराम जैसे दोनों पार्टियां दिखती हैं। फिलहाल ये भी बात है कि वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का अच्छा रहा, पिछली बार जो परफॉर्मेंस थी बहुत बेहतर रही, लेकिन अब क्या स्थिति बन पाएगी? ये जोड़ी क्या कमाल दिखा पाएगी? देखिए, अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ बुनियादी चीजें हैं जी, और इसीलिए आज मैंने कहा कि विक्रम राव साहब को भी हम लोगों को बुलाना चाहिए, जोड़ना चाहिए आज की बहस में, क्योंकि विक्रम राव साहब ने आपातकाल में जेल यात्रा की है और इस देश के तमाम समाजवादी पुरोधाओं के साथ वो रहे हैं। इसलिए समाजवाद की क्या ये नई परिस्थिति है उस पर बात होगी। मुझे लगता है 2-3 महीने में गठबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं राजनीतिक बयानों पर नहीं जाता, कौन क्या कह रहा, कौन पार्टी क्या बोल रही, पार्टियां हैं, उनको अपने ढंग से बोलने का अधिकार है। पहली चीज ये कि बीएसपी के पास वोट ट्रांसफर करने की शक्ति है, इससे उसके विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते। यह ताकत और किसी पार्टी के पास नहीं, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना सपा के, और किसी के पास नहीं कि आप अपना मैक्सिमम वोट ट्रांसफर कर दें। यह ताकत बीएसपी में है। इसीलिए आप देखिए, बीएसपी गठबंधन के मामलों में उसका थोड़ा अपर हैंड रहता है। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है, 2014 के चुनाव को अगर हम सामने रखें, आज सुबह में भाजपा के नेताओं से कह भी रहा था कि अगर 2014 के मतदान को सामने रखें तो 56 सीटें लोकसभा की ऐसी थीं 2014 में, जब एक लहर थी भाजपा के पक्ष में। 56 सीट्स ऐसी थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, जिनमें सपा बसपा और आरएलडी इन सबको जोड़ के जो वोट था वो भाजपा से ज्यादा था 14 में। 14 का प्रदर्शन भाजपा का लोकसभा में सर्वोत्तम प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जनसंघ से लेकर आज तक उतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। तब यह स्थिति है। हां, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अंक गणित हर बार हर चुनाव में यथावत दोहराया जाए, यह भी जरूरी नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं, ये जो भाजपा कह रही है, ये इस तर्क में भी दम है। लेकिन एक तीसरा पहलू, गठबंधन बना किन कारणों से वो अलहदा बात हो सकती है, लेकिन 2.5 दशक पहले जो गठबंधन बना था, अमित पुरी जी को याद होगा, वो उस दौर में बना था जब पूरे देश में राम लहर थी, अयोध्या का मसला उफान पर था, तूफान पर था, अयोध्या में ढांचा गिर चुका था, काशीराम और मुलायम सिंह एक साथ आए। हम लोगों ने वो दृश्य देखा एक पत्रकार के नाते नजदीक से। क्या परिणाम हुआ? मैं नारा नहीं दोहराना चाहता, परिणाम तो आया और कल्याण सिंह की सरकार वापस नहीं आई। कल्याण सिंह जी ने कहा था मैंने रामलला के लिए सत्ता को ठोकर मार दी, लेकिन उसका प्रतिफल तो नहीं आया चुनाव में, क्योंकि एक सामाजिक आधार पर एक गठबंधन हुआ और उसने परिणाम दिया।
इसलिए यह तर्क भी ठीक है भाजपा का, इस तर्क पर भी चर्चा होनी चाहिए कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी होता है। प्रधानमंत्री कौन, यह भी एक उसमें कारक होता है, की फैक्टर होता है। यह तर्क भी ठीक है। तो कुल मिला के 3-4 तर्क समझ में आए मुझे। 2 तर्क गठबंधन के पक्ष के, 2 भाजपा के पक्ष के। मुझे लगा इन पर चर्चा हो जाए, बाकी जो कुछ बचेगा वो कल एक बार मायावती जी को सुन लूं, अखिलेश जी को सुन लूं, संयुक्त वार्ता देख लूं, तो फिर चर्चा हो जाएगी। विक्रम राव साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जमीन पर यह अलायंस मायावती और अखिलेश यादव आपको कितना संभावनाओं भरा लगता है? एक। दूसरा, क्या यह गठबंधन चमत्कार कर पाएगा? तीसरा, क्या यह गठबंधन जैसा प्रोजेक्शन है, कहा जा रहा है कि भाई यह गठबंधन ही भाजपा का विजय रथ रोकेगा देश में, क्या सच में ऐसी स्थिति आपको लगती है? तब भाई, आप तो इतिहास के साक्षी रहे हैं और कई चीजें उतार चढ़ाव देख चुके हैं आप। मैं आपको याद तो नहीं दिलाऊंगा, थोड़ा संकेत जरूर करूंगा। विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ था तो उसमें भी एक गठबंधन हुआ था, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। राहुल और लोहिया की तस्वीरें एक साथ छपी थी, जिससे काफ़ी समाजवादियों को परेशानी हुई थी, तकलीफ हुई थी कि दोनों का अनमेल बेमेल जोड़ दिखाया गया था, कहाँ लोहिया कहाँ राहुल गांधी। खैर, इस वक्त शुरुआत हम करें आप ही की बात को लेकर। महागठबंधन की चर्चा देश में है कि मोदी हराओ देश बचाओ, तो यहाँ तो गठबंधन है, महा कहाँ गया? एक शब्द ये हो गया। दूसरा, अभी चौधरी अजीत सिंह का बयान आया था, उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, वो अलग अपना खेमा बनाएंगे। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? यहाँ बात उठती है अमिताभ भाई कि इन्होंने तो एक तरफा बयान दे दिया है कि अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कन्नौज में उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी? ये गौरतलब बात है। और तीसरा जो आपने कहा है, ये गठबंधन एक सफल प्रयोग होगा या केर बेर का साथ जैसा हो जाएगा? क्योंकि चीज़ें लोग जल्दी भूलते नहीं हैं। लोग क्या हुआ था उसमें रेस्ट हाउस में और क्या घटनाएं होती रही हैं, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी कितनी आपस में विश्वास कर पाएंगी? राज्यसभा का चुनाव हुआ था 1 साल पहले, उसमें किस प्रकार हारा मायावती का उम्मीदवार, ये भी जल्दी भूल नहीं सकते हैं। तो आपने जो कहा कुल मिलाया के मुझे लगता है ये गठबंधन तो चमत्कार कर पाएगा और सफल होगा, ये तो वक्त बताएगा अमिताभ जी। ठीक है विक्रम साहब। सिद्धार्थ कलंस, आप लखनऊ में रहते हैं, बहुत नजदीक से देखते हैं सत्ता के गलियारों को, मुझे बताइए आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन है, ये जो नया रसायन शास्त्र है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, ये फ्लोर पर असर डालेगा जमीन पर, या टीवी चैनलों के लिए बड़ा विषय है, या वास्तव में जनता के लिए बड़ा विषय है? जैसा अखिलेश जी कह रहे कि ये जनता का गठबंधन है। सिद्धार्थ कलंस। अमिताभ भाई, अमिताभ जी, अभी आपने खुद 2014 और 2012 दोनों की अंकगणित भी सामने रखी, और अंकगणित ही बताता है अपने आप में कि गठबंधन कितना असरकारी साबित होगा अगर दोनों दल एक साथ आए हैं और आरएलडी भी साथ में आई है। ये आरएलडी का 1 सीट और 2 सीट का जो मसला है उसे भी हल होने में कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ना है, उसे भी हल होना है, एक बात। दूसरी बात ये भी सही है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हर बार वही अंकगणित ही सही साबित हो, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार 2014 ही का मैजिक साबित हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो दोनों चीजों को देखने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है वो कम से कम एक चीज तो तय करता है, जो आपने भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट ट्रांसफरेबल हैं,
और फूलपुर में और गोरखपुर में उन्होंने ये साबित कर दिखाया है। तो गठबंधन तो एक इम्तहान से अभी थोड़े दिन पहले ही निकल के आया है और सफल इम्तहान दिया है। यानी कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में उसका जो एक मिनी इम्तहान हुआ था चुनाव में, 4 उपचुनाव में, एक नूरपुर की विधानसभा, 3 लोकसभा सीटों पे, इनमें से 2 जगह तो खुलेआम बिना शर्त एक समर्थन था बसपा का सपा को, और उसने अपने आप को साबित किया। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है इन कयासों में कोई दम कि ये गठबंधन कितना असर करेगा या उनका साथ कैसा है और वो कितना एक दूसरे के साथ कोहेसिव तरीके से साथ जुड़ पाएंगे। तो वो बातें दरकिनार करनी चाहिए। फिलहाल जो कागज हो या जमीन हो, दोनों परिस्थितियों में गठबंधन अपने आप को एक मजबूत, और इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी इससे पहले, आज उनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की चिंता का सबब है ये गठबंधन। इससे कोई इंकार कहां कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन जो सामने आया है उसमें 3 दल हैं। मैं कांग्रेस की बात पे ये कहूंगा कि गठबंधन नहीं है और कांग्रेस उससे बाहर है, तो जो अर्बन सीटें जहां पर गठबंधन के वोट बहुत प्रभावी नहीं होते हैं, उन जगहों पर कांग्रेस प्रभावी होकर लड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं, महाचुनौती साबित कर रहा है। जी, कांग्रेस की गठबंधन में इन और आउट को लेकर 2 थ्योरी हैं और दोनों थ्योरी में दम है। मुझे दूसरे नंबर की थ्योरी ज्यादा समझ आती है, प्रैक्टिकल लगती है। थोड़ी देर बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब सूची के पास जाएंगे। अवधेश वर्मा, पहले मैं नॉन पॉलिटिकल लोगों से बात कर लूं, फिर पॉलिटिकल लोगों के पास। सपा और बसपा तो प्रतिनिधि भेजती ही कम है, और सपा ने भी आज कहा कि भैया आज रहने दो, कल 12 बजे के बाद ही बोलेंगे, आज नहीं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, आज मत आओ, आज बाकी मित्रों के साथ बात कर लूं। अवधेश वर्मा, यह गठबंधन जिसके पास 2017 में 44% से ज्यादा वोट था 2017 में, और उसमें अजीत सिंह की पार्टी जोड़ दे तो ये 40% वोट क्रॉस करता है परसेंटेज। ये गठबंधन जमीन पर कितना असर दिखाएगा, भाजपा के लिए कितना रास्ता कठिन कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, आपकी समझ क्या कहती? देखिए अमिताभ जी, आपने जो विश्लेषण किया, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा। मैंने आपके चैनल पे आज के 6 महीना पहले कहा था, जो इस बार गठबंधन नेता तो बाद में कर रहे, वोटर जो था इन दोनों पार्टियों का, जो कोर वोटर था, वो गठबंधन पहले ही बना चुका है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, उनका गठबंधन बहुत मजबूत बन गया है। अब जो बात आ रही है कि कितना ये प्रभाव दिखाएगा, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। अभी आपने आंकड़े बताए कि अगर 2004 के आंकड़ों पर हम चले तो सपा 31 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी और 34 सीटों पर बीएसपी थी। और जब आपने अभी निकाला कि भाई 56 सीटें अगर मिला लिया जाए वोट आरएलडी को भी, 56 सीटों पर बढ़त बनाएंगे। जो इनका वोटर है, वो एक बात ये भी बता दूं, जब ये कोर वोटर इनका जुड़ेगा तो 5% जो सुसप्तावस्था में बैठा इनका वोटर जो कहीं से हतोत्साहित था, वही उत्साह में निकल के और आगे आएगा। और ये जो परसेंटेज है 55-60 के बीच में पहुंचेगा, और निश्चित तौर पर इस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस समय जो SC-BC का जो वोटर है ये पूरा उद्वेलित है। और इधर आपने देखा होगा 2004 के बाद, चाहे वो दलित आंदोलन रहे, चाहे वो पिछड़ा आंदोलन रहे, उस सड़कों पे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। और निश्चित तौर पर इन आंदोलनों में, चाहे वो कोरेगांव की घटना रही हो, ऊना की घटना रही हो, सहारनपुर की घटना रही हो, बहन मायावती चूंकि दलितों की एक सशक्त लीडर है और उन्होंने सब पर आके मुखरता से बोला और दूसरे लोग नहीं बोले, इसका फायदा बहुत बड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को अमिताभ जी बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए, अभी 2-3 से मामला चल रहा है, 2-1 से सिद्धार्थ कलंस, अवधेश वर्मा एक तरफ, विक्रम राव साहब एक तरफ, 2 विचारधाराएं सामने आई। अमित पुरी के पास चलूंगा अब, जो सबसे ज्यादा बड़े, जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है दांव पर। पुरी साहब, हम और आप दोनों जानते हैं कि आप आंकड़ों को समझते हैं, उनको मथते हैं, गुनते भी हैं। हम लोगों ने कई चुनावों में आंकड़ों पर साझी बातचीत की। मैंने 3 चुनाव सामने रखे, 12 का विधानसभा, 14 का लोकसभा, 17 का विधानसभा। विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी ये दोनों दल 40% को क्रॉस करते हैं, कितनी भी विकट स्थिति रही हो। आपके लिए चुनौती कितनी बड़ी? या आप ये मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव पर्सनालिटी ओरिएंटेड होगा, प्रधानमंत्री कौन, मोदी के बदले कौन, के विकल्प में कौन? पुरी साहब,
मैं इस दौर में तीन चार चीजें साफ कर दूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये चुनौती है या चिंता है, लेकिन चिंतन जरूर है, क्योंकि राजनीति में घटित होने वाली कोई भी घटना निरपेक्ष नहीं होती, सापेक्ष होती है। और कोई कहे निरपेक्ष है तो वो गाल बजाता है, झूठ बोलता है। लेकिन यह भी सही है कि क्रिया की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, और सामाजिक इक्वेशंस जिनके ऊपर चुनाव बहुत ज्यादा चलता है वह अपने इक्विलिब्रियम को नई तरीके से सेट भी करती है पॉलिटिक्स के अंदर, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि जो कुछ पर्दे के सामने हो रहा है वो तो एक चीज है, कुछ पर्दे के पीछे भी हो रहा है। एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा इसमें नहीं हुई, बड़े आदर के साथ मैं नाम ले रहा हूं, श्री मुलायम सिंह यादव जी। और तुलसी बाबा ने चाहे जो लिखा हो, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में यह है, हुई है वही जो मुलायम रची रखा। ये जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रचना हुई है और इसका कांग्रेस के साथ जो प्रस्तावित गठबंधन है, क्योंकि कांग्रेस कहती है या तो हमें 25 सीट दो, और अगर 25 सीट नहीं दोगे तो हम सपा और बसपा के गठबंधन को बीजेपी की बी टीम बताएंगे, और फिर मुस्लिम वोट्स के ड्रिफ्टिंग का खेल चलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक इक्वेशंस निरर्थक हो जाएंगी, ये मैं नहीं कहता, वो रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं आएगी। और अभी एक ताजा उदाहरण एक चुनाव का आपको देता हूं। जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ उनमें टीडीपी और कांग्रेस ने केसीआर के खिलाफ एक गठबंधन किया। मैं उसे मेल बेमेल किसी शब्द से परिभाषित नहीं करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति, एक दल और एक रूलिंग कंबाइन के खिलाफ वो गठबंधन था। लेकिन गठबंधन जब स्वाभाविक नहीं होता तो भारत के मतदाता उसे स्वीकार भी नहीं करते। यह भी एक दृष्टांत है जी। आदेश ठीक है पुरी साहब, ठीक है, आपने काफी दृष्टांत रखे। मैं शुचि विश्वास के पास जाऊं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। बिहार में चुनाव हो रहा था, मैंने भी एक गलती कर दी, सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शन कर दिया कि लालू नीतीश का गठबंधन स्वीपिंग मेजॉरिटी से जीत रहा। सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, नाना प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया मुझे। मैंने कहा भाई गलत हो जाएगा तो माफी मांग लूंगा, नजूमी थोड़ी ना हूं। मैंने अंक गणित जोड़ा था सच में। हाँ ठीक बात है। और अंक गणित जोड़ने के बाद 5% घटा दिया उसमें से, तो भी वो भारी पड़ा, तो वही रिजल्ट आ गया। अंक गणित बिल्कुल नकार दिया जाए ऐसा कभी किसी चुनाव में हुआ नहीं, यह भी एक तथ्य है, इसको भी स्मरण में रखना चाहिए मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषकों को। शुचि विश्वास, जितनी चर्चा अखिलेश यादव और मायावती के अलायंस की हो रही है, ठीक जी जी, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है। आज अखिलेश जी से कम 3-4 बार पूछा, घुमा फिरा के पूछा, सीधे पूछा, दाएं से पूछा, बाएं से पूछा, बोले ना कांग्रेस पे कुछ नहीं बोलेंगे। बस इसके आगे बोले ही नहीं कि भाई अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, इसके आगे कुछ नहीं बोले। सामान्य रूप से जो संकेत है वो है कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो रही, इस गठबंधन का सपा बसपा के फिलहाल। अब आपके सामने विकल्प है, आप अकेले लड़े, आपके सामने विकल्प है आप सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर को साथ लें और यादव बहुल इलाकों में शिवपाल यादव की पार्टी को साथ लें, लेकिन गठबंधन में आपकी एंट्री नहीं हो रही। शुचि विश्वास, इससे भाजपा को नफा नुकसान की व्याख्या भी होगी आगे चल के जी। देखिए अभी आपने काफी वक्तव्य दे दिए और हम लोग भी सबको सुन रहे हैं, तो अभी कुछ भी टीका टिप्पणी करना अनुचित होगा। और जैसा कि अभी साथी प्रवक्ता भाजपा ने भी कहा कि मेल बेमेल, तो पूर्व में भी उन्होंने कहा ना कि जनता इसको बता देगी और जनता इसको कैसे कहती है। तो कहीं बिहार में अपवित्र गठबंधन होता है और जब ये बनाते हैं तो वो पवित्र गठबंधन हो जाता है। कहीं समाजवादियों के साथ गठबंधन है तो अखिलेश जी भी आतंकवादी तो थे नहीं, है ना। राष्ट्रहित में पत्थरबाजों के साथ गठबंधन हो जाता है और मोदी जी स्वयं 46 दलों के गठबंधन से भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दल अपनी विचारधारा को लेकर जनमानस के बीच जाएगा। जिस
प्रारूप में उससे जनमानस स्वीकार करेगा, उस जनादेश को प्राप्त करके वो सदन या संसद का हिस्सा होगा। उसके बाद जो उसकी भूमिका होगी वो उस अनुसार निर्धारित होगी। तो मेरे पास अमित पुरी जी की भांति कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि पर्दे के पीछे घटने वाली किसी घटना का मैं आकलन या उस परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्त कर सकूं। किंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन ना तो राजा भैया की पार्टी के साथ हुआ है और ना उसका उदय शिवपाल जी की पार्टी के साथ हुआ है। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है और सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम रही है। तो जो भी भविष्य में घटनाएं घटेगी, निश्चय ही हम सक्षम हैं और हम जनमानस के विषय और मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक, आप मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी, ठीक। बाकी सारे दल भी यही कह रहे हैं, मुद्दों को लेकर जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अनिल दुबे जी, भाई एक बात तो तय है, जैसे कहा जाता है कि पुरुष का भाग्य नहीं बताया जा सकता, ईश्वर भी नहीं बता सकता, वैसे ही ये भी बात है कि चौधरी साहब के बारे में प्रेडिक्शन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल पुरुष का भाग्य बांचना है। वो एक दिन में 2 बार मानस बदल सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो 5 सीट या 6 सीट मांग रहे हैं, प्रस्ताव 2 सीट का है। यहां मामला फंसा है। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के नेता श्री जयंत चौधरी जी, उनके बीच सीटों को लेकर के बातचीत हुई और सीटों को लेकर के उनको जो बताना था चाहिए था उन्होंने बता दिया। अब चूंकि राजनीति में पार्टी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में उसका अपना व्यापक जनाधार है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी ये चाहेगी कि सम्मानजनक सीटें जरूर मिलें। और सीटों पर अभी जो बात है, हमारी सीटें अभी तय नहीं हैं। सीटें हम चाहेंगे, हमारी पार्टी चाहेगी कि सम्मानजनक हो। जहां तक अजीत सिंह जी के बारे में, तो अजीत सिंह जी इतना क्लियर है कि अजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और जो अखिलेश जी से बात हुई बड़ी पॉजिटिव हुई और वो जो तय हुआ उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। यह बात हमारी तरफ से बिल्कुल डिसाइडेड है, इसलिए कि अजीत सिंह जी के बारे में कोई पुरुष के भाग्य से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अजीत सिंह जी इतना बिल्कुल क्लियर है कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और अखिलेश जी से बीएसपी से सपा बसपा के साथ हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में हम रहना चाहते हैं। जी ठीक। वाकई में राजनीति में अमिताभ जी कुछ भी स्थिर नहीं है। कह सकते हैं कब ऊंट किस करवट बैठ जाए ये नहीं पता, क्योंकि 25 साल बाद होने वाला जो गठबंधन है वो तो यही कह सकते हैं कि संदेश देता है। ये भी नहीं पता और ना खड़े ही रहे ऊंट ये भी नहीं पता, बिल्कुल खड़ा भी रह सकता है। विक्रम राव साहब, 2 थीसिस हैं यूपी को लेकर। एक थीसिस है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, इसको जोड़ दीजिए तो उत्तर प्रदेश की 75% आबादी इसमें आती है, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक में। रेस्ट ऑफ द 25 में सारे सवर्ण और छोटी जातियां जो इसमें नहीं है, एक जिसमें बाकी और लोग आ जाएंगे। एक दूसरी थी ये थीसिस ये मानती है कि ये गठबंधन उस सामाजिक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दूसरी थीसिस ये है कि लोकसभा का चुनाव है, जाति पर सामाजिक समीकरणों पर केंद्रित नहीं होगा, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर केंद्रित होगा और उसमें भाजपा को बढ़त है नरेंद्र मोदी के कारण। आपको क्या लगता इन दोनों में? मैं अगर बढ़िया हिंदी शब्द का इस्तेमाल करूं आपकी तारीफ में अमिताभ जी, आपने सही पकड़ा। चुनाव का मुद्दा होगा देश का नेता कौन होगा, क्योंकि शिल्पी गठबंधन के रहे हैं लोहिया, और लोहिया का जो गैर कांग्रेसवाद 1967 में चला था उसका मुद्दा भी यही था कि तब कांग्रेस हटे, इंदिरा हटे, उसके बदले नेहरू हटे, कोशिश थी ये, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन शुरुआत वहां से भी थी। आपकी बात को ही मैं लूं, 3 मुद्दे, तीन पहलुओं को हमें नहीं भूलना चाहिए अमिताभ जी जब हम बात करेंगे। पहला तो यही है, ये नाली गली या राशन पानी की चुनाव नहीं हो रहा है, ये मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है,
ये चुनाव हो रहा है, इस देश का नेता कैसा होगा और कौन देश चलाएगा। और जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो बड़े संदेह की नज़र से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कब्जा किए रहे थे दिल्ली के तख्त पर, नरसिम्हा राव के समय से वो हटा है वो, तो वही लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम राहुल गांधी का समर्थन वो लोग नहीं करेंगे, चाहे जो लोग, वरना महागठबंधन बन जाता अब तो कांग्रेस को लेके, ये बात। दूसरा आप देखिए, उस केवल उत्तर प्रदेश की नज़र से देखिए, हम लोग प्रतिशत को भूल जा रहे हैं। गोरखपुर और फूलपुर बड़ा डंका बजाया, बड़ी तालियां बजी थी, वहां तो 52% लोग वोट देने आए नहीं, 50 से कम प्रतिशत लोग वोट देने आए। तो क्या गोरखपुर और फूलपुर की बात को लेके हम एक नज़ीर पेश कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कैसा प्रतिशत होगा? मान लीजिए प्रतिशत 45% हुआ तो कहाँ जाएंगे ये वो और भतीजे, क्या होगा उनका? तो प्रतिशत पे निर्भर करता है उस वक्त अगर मुद्दा हुआ तो। हाँ, ठीक बात है, ये ठीक बात है, प्रतिशत आपने सही कहा। अभी तुरुप का पत्ता अभिनव भाई भारतीय जनता पार्टी में है, गैर कांग्रेसवाद के नाम पे 1 वर्सेस 1 हुआ था, क्या गैर भाजपावाद के नाम पर 1 वर्सेस 1 हो सकता है? जो नहीं हो रहा है। अगर ये सब पार्टियां मिलके 1 वर्सेस 1 कर दे, ठीक है विक्रम राव, सफाया हो जाएगा। विक्रम राव साहब, सत्ता नहीं सकती है। सिद्धार्थ कलंस, विक्रम राव जो थीसिस बता रहे हैं कि भाई ये नाली बिजली खड़ंजे का चुनाव नहीं, देश कौन चलाएगा ये उसका चुनाव है, एक थीसिस ये भी है। और दूसरी थीसिस ये भी है कि सामाजिक समीकरण अपना असर डालते ही है। चुनाव नगर पालिका का हो, नगर पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, प्रधानी का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, ये हिंदुस्तान है और कम से कम हिंदी पट्टी का हमको भी ज्ञान है। सिद्धार्थ कलंस। अमिताभ, ये 14 का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अदर देन यादव बाकी जो बैकवर्ड जातियां थी उनकी किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग करते हुए कैसे उनको अपने साथ जोड़ा, जाटवों से ऊपर कैसे अन्य दलित जातियों को अपने पक्ष में जोड़ा। तो जब 14 का चुनाव जीतने के लिए उस तरह के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वो पूरी इंजीनियरिंग की गई थी, तो क्या 19 का चुनाव होते ही क्या भारत में रामराज्य आ जाएगा कि कुछ ही तरह की जातियां सब ध्वस्त हो जाएंगी, कोई जातीय समीकरण नहीं चलेंगे? एक दूसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश ही नहीं क्या देश में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां किसी एक के समक्ष कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है? 2004 में कौन सा कैंडिडेट प्रधानमंत्री बहुत ऐसे चुनाव दे रहे थे? इससे पहले 77 में कोई चेहरा नहीं था, ऐसे चुनाव जो एक लैंडमार्क इलेक्शन है भारत के लोकतंत्र में। 77 में कोई चेहरा ही नहीं था जी। तो ये कोई चेहरा नहीं था। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जैसा कद्दावर चेहरा था। और तीसरी बात ये भी देख लीजिए कि एक बड़ी मैं मानता हूं कुछ लोगों के बीच में एक बड़ा सेंटीमेंट इसका भी है कि एनीबडी बट मोदी, ये भी एक बड़ा सेंटीमेंट है, एक खेमे में होगा और है भी कि एनीबडी बट मोदी। तो ऐसा भी एक समीकरण दिमाग में रखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब उत्तर प्रदेश में फिर एक बार जो आपने कहा, आपने गिनाए कि दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, मैं कहता हूं इनमें से भी उन जातियों को जिन जातियों की नुमाइंदगी सीधे सीधे तौर पर इस महागठबंधन में शामिल लोग करते हैं, आइए उनको ही जोड़ देते हैं। आप उनको भी जोड़ोगे तो भी आपका वो जो 40-42 का फिगर है आप उससे आगे निकलते हैं। तो कहां से आप इसको अप्रासंगिक, कहां से आप इसको सिरे से खारिज करने की बात कर सकते हैं? एक टिप्पणी करूंगा फिर अवधेश वर्मा के पास जाऊंगा। जातीय समीकरणों का ही दबाव था कि 14 और 17 दोनों में अनुप्रिया पटेल का अपना दल और ओम प्रकाश राजभर का सुहेल देव राजभर पार्टी, दोनों से बीजेपी ने अलायंस किया। मेरी बात से अमित पुरी भी सहमत होंगे। अवधेश वर्मा, एक छोटी सी टिप्पणी फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। विक्रम राव साहब ने कहा कि चुनाव नाली बिजली खड़ंजा का नहीं है, चुनाव यह है कि देश कौन चलाएगा, मोदी के सामने कौन। देखिए अमिताभ जी, विक्रम राव साहब ने एक बात यह भी कही कि 52% लोग वोट देने नहीं आए। मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, जहां का वो कैराना और गोरखपुर की बात कर रहे थे, उन्हें शायद यह भी पता होगा कि बहन मायावती और अखिलेश जी एक मंच पर नहीं आए थे,
केवल उनका पैगाम गया और इतना बड़ा फेरबदल हो गया। अब जब एक मंच पर आएंगे तब उनको पता चलेगा कि कितने % लोग वोट देने आएंगे। और अमिताभ जी, अभी आपने 74% लोगों को जो कहा, वो 74% जनता सोशल मीडिया पे वो कहता, वो सब इस बात को मान रहे हैं कि इस बार मोदी नहीं कोई भी, लेकिन मोदी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने केवल हम लोगों के साथ छलावा किया, दलित और बैकवर्ड के लोग। जब लोगों को ये बात आ गई कि समय कम है, अवधेश जी, समय ठीक है जी जी, ठीक है सर, अवधेश समय कम है आज। शुचि विश्वास, आपने 3 लोगों की अलग अलग थ्योरी सुनी। कांग्रेस को क्या लगता है कौन सी थ्योरी उत्तर प्रदेश में प्रिवेल करेगी? जी, एक आइकॉनिक फेस इलेक्शन में जो मोदी वर्सेस का उत्तर दे सके, या सामाजिक समीकरण? देखिए, पहले तो के विक्रम राव जी के नीचे उनका नाम के साथ समाजवादी विचारक लिखा है। मुझे लग रहा है संशोधन की आवश्यकता है, संघ विचारक लिखा दीजिए। कहीं ना कहीं विचारधारा से उत्प्रेरित हो गए हैं। दूसरा, समीकरण और मोदी। देखिए, हजारों करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, कैंपेनिंग और प्रमोशन मोदी जी को महामानव प्रोजेक्ट करने के लिए किया गया है, तो निश्चय ही उसका ही कुछ प्रभाव विक्रम जी पर भी दिखाई दे रहा है। तीसरा, समीकरण। आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, पिछले 100 दिनों की आप अपनी डिबेट को उठाएं। आपने टीईटी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन शिक्षक, अभिभावक संघ, फार्मासिस्ट एसोसिएशन, पुरानी पेंशन, पिछले 100 दिनों में आप कोई 5 विषय बताइए जिनका निस्तारण प्रदेश या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया हो। तो ये एडवर्टाइजिंग बेस्ड पार्टी है, फोटोशॉप, इट्स अ रोजी पिक्चर। और जो रियल में जो धरातल पर जो जनमानस है, किसानों का देश है, नौजवानों का देश है और मुद्दों से जूझ रहा है। तो क्या समीकरण पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं और क्या रिजल्ट डिक्लेयर होंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ये स्कोप हमेशा रहता है, ये संभावना हमेशा रहती है। अमित पुरी साहब, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। आप निश्चित तौर पर आइकॉनिक फिगर के सामने को लेके आगे बढ़ेंगे कि मोदी के खिलाफ कौन? आपका कोर इशू यही रहेगा, ऑब्वियसली रहना भी चाहिए। आज अमित शाह जी ने कहा भी राष्ट्रीय परिषद में। आपसे मेरा सवाल आधा हिस्से वाला, पीछे वाला, क्या सामाजिक समीकरणों की भूमिका आइकॉनिक फेस वर्सेस कौन इस सवाल के नीचे खत्म हो जाती है, या फिर भी वो प्रिवेल करते हैं सोशल इक्वेशंस, सामाजिक समीकरण? मेरा मानना इससे इतर है। मैं मानता हूं कि सामाजिक अभिप्साएं भारत की राजनीति में कभी चुनावी राजनीति में खत्म नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो स्थिति है वो ये है कि ये सामाजिक अभिप्साएं आइकॉनिक फेस के साथ सिंक्रोनाइज कर गई हैं, और वो जो टेंडम बना है सिंक्रोनाइजेशन का, वो वोटिंग परसेंटेज में रिजोनेट भी करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं एनीबडी समबडी की थ्योरी सुन रहा था, एनीबडी देन मोदी समबडी, लेकिन स्थिति ये नहीं है कि एनीबडी और समबडी। जितने दावेदार हैं वो कहते हैं नोबडी अदर देन मी। अब ये जो नोबडी की थ्योरी है, एनीबडी और समबडी के अतिरिक्त, यह देश की जनता के सामने पहली है। ठीक लाए कांग्रेस के 24 सही पकड़े हैं निकलता है हमारा युवराज। ठीक है अमित पुरी, समय के में आपकी बात जनता समझ गई, आपकी बात जनता समझ गई। मैं एक छोटी सी टिप्पणी, ठीक है अमित भाई, अभी बात जाएंगे, अनिल दुबे जी से छोटी सी टिप्पणी लेंगे। ठीक, छोटी सी टिप्पणी जी। अनिल दुबे जी, मोदी वर्सेस कौन, इस पर चुनाव होगा या सामाजिक समीकरण? ये गठबंधन बेसिकली सामाजिक समीकरणों को रिप्रेजेंट करेगा। मोदी वर्सेस, देखिए मोदी वर्सेस जनता है अमिताभ जी, और जनता चाहती है कि मोदी को हटाया जाए। मोदी ने जो वादे किए थे उन, हाँ बिल्कुल, मोदी के खिलाफ जनता है, और जनता ने अपने गठबंधन की शुरुआत 5 राज्यों का रिजल्ट आ गया वहां से कर दी। ठीक है, अब जनता क्या कह रही है ये भी सुन ले। सबने अपने अपने मन की बात जनता के सर डाल के बोली, बात अपने मन की बताई जनता की। अब जनता क्या कह रही है वो रेफरेंडम जरा देख ले, चुनाव में तो अभी समय है, टीवी स्क्रीन पर ही देख ले जनता क्या कह रही है। बिल्कुल, आज का हमारा सवाल था कि क्या सपा बसपा का गठबंधन रोक पाएगा मोदी का रथ। इस पर लोगों ने हमें काफी वोट किए हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने रिजल्ट 60% कह रहे हैं
हाँ और 39% कहते हैं नहीं, एक अपनी राय नहीं बना पाए। अमिताभ जी संपादकीय दूसरी के साथ में। भाई ये आंकड़ा देखा सबने, ये आंकड़ा मेरा नहीं, ये आंकड़ा आवाम का, जिसकी बुद्धि हम सबकी सामूहिक बुद्धि से कई हजार गुना ज्यादा। सूर्य कोटि समप्रभा, उतना आईक्यू मैं मानता हूं जनता की सामूहिक प्रज्ञा में। हमारी बात छोटी हो सकती है, गलत हो सकती है, विक्रम राव साहब की बात गलत हो सकती है, अमित पुरी की हो सकती है, सिद्धार्थ की हो सकती है, अवधेश वर्मा की, सूची की, सबकी, लेकिन अल्टीमेटली जनता को हमने जनार्दन इसीलिए कहा। अभी बहुत वक्त है, अमित पुरी जी भी इस आंकड़े को देखें और इंप्रूवमेंट कैसे हो इस पर चिंतन करें। दूसरे वाले भी कमर कसेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन मैं संपादकीय टिप्पणी में जरूर कहूंगा, जो लोग ऐसा कहते हैं वो किसी पार्टी में रहे हो, हर पार्टी की अलग अलग पोजीशनिंग अलग अलग चुनाव में होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि सामाजिक समीकरणों से ऊपर उठकर चुनाव पूरी तरह से दूसरे मुद्दों पर केंद्रित हो जाए, जिसे कि भाई कहां स्कूल बना, कहां अस्पताल बना, कहां सड़क बनी, कितने % लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे लगता है भारत में अभी वो स्थिति नहीं आई। हिंदी भाषी भारत में तो नहीं आई। हमसे पहले की पीढ़ी ने पत्रकारों की जितने चुनाव देखे थे अपने पूरे जीवन काल में, उससे ज्यादा हम लोगों की पीढ़ी ने देख लिए, क्योंकि हमारे पीढ़ी में ऐसे दृश्य भी आए कि 5 साल में 4 चुनाव, 3 चुनाव, तो कई जनरल इलेक्शंस देखे हम लोगों ने। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि सामाजिक समीकरणों की बड़ी भूमिका है। जाति भी हिंदुस्तान का सच है। हम सहमत हो या असहमत हूं, इससे मतलब नहीं। ये 2 चीजें मैं गांठ बांधकर चलता हूं। और तीसरी चीज मैं कहूंगा, एक और उदाहरण दूं, विक्रम राव साहब को याद होगा, पुराने आदमी हैं। वाजपेयी सरकार जब चुनाव करवाई समय से पहले, रामविलास पासवान को आप नहीं रोक पाए, इसीलिए रामविलास पासवान को बिहार के लोग कहते हैं कि दही में जामन है। रामविलास अलग हुए तो एनडीए की परफॉर्मेंस वहां खराब हो गई बिहार में। वो जो छोटा सा परसेंटेज था वोट का, वही एड ऑन कर रहा था सीटों को। 2000, 5000, 6000 से सीटें हार गए। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं तो हिंदी भाषी भारत के, छोड़िए उस बात को। लेकिन 2 बातों को मैं हमेशा मानता हूं, सामाजिक समीकरण और जाति का सच भारत में भी है, महानगरों में भी है। ये शहरी और ग्रामीण का मसला नहीं, शहरों में भी है। जो अपने नाम के आगे कभी पंडित नहीं लिखते, वो चुनाव में लिखते हैं। जो कभी ठाकुर नहीं लगाते, वो अपने नाम के आगे ठाकुर और पीछे सिंह दोनों लगाते हैं चुनाव में, और पगड़ी वाली फोटो लगाते हैं। किस लिए? इसीलिए ना, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हां, मैं ये भी मानता हूं कि आइकॉनिक फेस का भी एक अपना बोनांजा होता है, एक अपना बोनस होता है। वो आइकॉनिक फेस इंदिरा जी हो, जवाहरलाल जी हो, वाजपेयी रहे हो या नरेंद्र मोदी, एक सर्टेन परसेंटेज है जो आपको एड ऑन करता है सिर्फ चेहरे पर। और शायद तभी ये नारा हुआ था कि अब सबको परखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। ये नारा आइकॉनिक फेस के लिए आया था। इसलिए आइकॉनिक फेस भी सच्चाई है और सामाजिक समीकरण भी सच्चाई है। इन दोनों के बीच में भाजपा और महागठबंधन को अपनी ताकत तोड़नी होगी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।